हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा पिछले 3 लेक्चर में ना ट्रेडिंग अकाउंट की चर्चा कर रहे हैं हम बहुत दिनों से। तो ट्रेडिंग अकाउंट की चर्चा को आज खत्म कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चर्चा पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी आप कल बेटा 3B से लेकर आपको मैंने 6 इलस्ट्रेशन तक होमवर्क दिए थे। आई होप वो सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे। कोई भी इशू होगा बेटा तो उसकी प्रॉब्लम का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे अपनी चर्चा को शिफ्ट कर रहा हूं। आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, शुरू के 10-11 इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको। पढ़ते हैं एक बार। इन अ burglary at the godown of Hansraj Trader on the night of 14th July 2016, part of the stock was stolen। बेटा चोरी हुई है हंसराज ट्रेडर के गोडाउन पे रात को 14 जुलाई को, और कहता है कोई पार्ट ऑफ स्टॉक में चोरी हो गया। अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। आपको क्या करना है, ये बताना है कि कितना वैल्यू का स्टॉक चोरी हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। कहता है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 16 60,000। पहले दिन का स्टॉक मेरे पास है। ठीक है जी, है। परचेसेस 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक कितनी हुई? 4,10,000 रुपए की परचेसेस हुई। सेल हुई 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक 6 लाख रुपए की। और स्टॉक चोरी के बाद मेरे पास बचा है 12,000 रुपए का। ठीक है। कहता था नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर इस बिजनेस इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मार्केट में आपके बिजनेस का जीपी का रेट 30% है, जो सेल प्राइस का ही है। ठीक है। तो बेटा काफी कुछ क्वेश्चन में हिंट मिला। अब मैं आपको बता देता हूं मोटी मोटी बात कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, आपको क्या करना है, 14 जुलाई का स्टॉक चाहिए कि 14 जुलाई को स्टॉक कितना था। मैं कहता हूं बेटा कुल मिला के टोटल 5 ही तो वेरिएबल हैं, और 6th वेरिएबल हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता लग जाए और 4 और वेरिएबल पता लग जाए तो कोई भी 5वीं चीज आप मुझसे निकलवा सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। नॉर्मली मैं जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं वो पूरे साल के लिए बनाता हूं, पर इस बार जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो वो बना रहा हूं 1 अप्रैल 16 से 14 जुलाई 2016, जिस दिन मेरे प्रेमाइसेस में चोरी हुई है उस दिन तक का बना। ठीक है। अब क्या होगा, मैं तुम्हें मोटी मोटी बात समझाता हूं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। परचेजेस गिवन है, गिवन है। सेल्स गिवन है, बिल्कुल जी सेल्स भी गिवन है। क्वेश्चन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बताया, एज्यूम इट टू बी जीरो। क्वेश्चन ने जीपी का रेट बता दिया कि जो जितना सेल प्राइस है उसका 30% जीपी है, जीपी भी गिवन है। तो क्या होगा, यहां से क्लोजिंग स्टॉक वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। यहां से हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देंगे, इससे पता लग जाएगा कि 14 जुलाई को दुकान पे स्टॉक कितना था। और उसने ये बता दिया कि स्टॉक जो है आफ्टर थेफ्ट कितना बचा है। भैया अगर मान लो ये 1 लाख रुपए आ जाता है और वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, तो मैं 1 मिनट में कह सकता हूं कि 88,000 का सामान चोरी हो गया। तो यहां से हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट विदाउट अ फर्दर डिले। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल के पहले दिन कितना स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक। साल के पहले दिन कितना स्टॉक है बेटा, साल के पहले दिन अब साल शुरू हुआ तो 60,000 रुपए का स्टॉक बिजनेस के अंदर है। आगे बढ़ाते हैं बात को। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में सेकंड आइटम हम यही लिखते हैं, नेट परचेसेस लिखते हैं बेटा। परचेस माइनस परचेस रिटर्न। क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न की बात नहीं हुई, सीधा 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की परचेसेस है। तो मैं लिख देता हूं परचेसेस 4,10,000। ठीक है। फिर हम बेटा क्रेडिट साइड में लिखते थे नेट सेल्स। अभी क्वेश्चन में कोई सेल्स रिटर्न की बात नहीं है, तो सीधा सेल की फिगर गिवन है बेटा 6 लाख रुपीस, वो लिख देते हैं। और इसके बाद मुझे स्टॉक बताया गया है कि चोरी के बाद स्टॉक बचा वो कितना बचा, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिया बेटा, एज्यूम इट टू बी जीरो, वो जीरो है। अब क्वेश्चन ने बताया जीपी कितना है, क्वेश्चन ने बताया ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, सेल का 30%।
अगर सेल 6 लाख है, इसका 30% कितना होगा? 1,80,000 रुपए। कितना होगा? 1,80,000 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो है? क्लोजिंग स्टॉक वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। आप लिख दो बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ, ऑब्वियसली यही हाईएस्ट टोटल होगा जो कि 6,50,000 रुपए मुझे दिखाई दे रहा है। 6,50,000 को मैंने दोनों तरफ लिख दिया। ये जो 50,000 रुपए निकल कर आया ये कुछ और नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है। अब बेटा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर मुझे जो समझ में आए, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा बैलेंसिंग फिगर। ये लिख दोगे तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। मैंने लिख दिया बेटा, अच्छा मैंने लिख दिया बेटा बैलेंसिंग फिगर। बेटा 14, ये जब मैंने अकाउंट बनाया ना ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक का, तो इससे क्या निकल कर आया कि 14 जुलाई को मेरे पास स्टॉक कितना है? 14 जुलाई को मेरे पास स्टॉक कितना है बेटा? 50,000 रुपए का स्टॉक है। लेकिन ये कहता है कि चोरी के बाद जो स्टॉक बचा वो 12,000 रुपए बचा। तो इससे पता लग जाता है चोरी कितने रुपए की हुई? 38,000 रुपए की। 50,000 का होना चाहिए था, बच कितना रहा है? 12,000 रुपए का। मतलब 38,000 रुपए का सामान चोरी हो गया, जो कि मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th वन कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी बेटा मैंने क्या किया? अभी भी तो क्लोजिंग स्टॉक ही निकाला। मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैंने कल भी ये बैच में बात बोली थी, कुछ भी कैलकुलेट करने को कह दे। अगर मेरे को दिख रहा है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सफिशिएंट डेटा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाऊंगा। उससे आसान कोई तरीका होता ही नहीं है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बेटा अब मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास कैश सेल्स है, मेरे पास उधार की सेल्स है, मेरे पास परचेसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, एज्यूम इट टू बी 0। ये देखो कब आया था? केंद्रीय विद्यालय में आया था बेटा 2019 में क्वेश्चन। कहता है रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट 1/3। बेटा ये बहुत बार मैंने बैच में बात बोली है, जब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करा है, ये कुछ और नहीं 1/3 होता है। 1/3 कैसे निकलता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 33, इट इज 99। 99 प्लस 1 100, इट इज 100/3%। और अगर बेटा परसेंट हटाना हो तो डिवाइड कर दो 100 से, यानी कि कुछ और नहीं बेटा, ये 1/3। और कल भी बात बोल चुका हूं बेटा, अगर जीपी 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेल्स का कितना? सेल्स बड़ी होती है यार, कॉस्ट हमेशा सेल प्राइस बड़ा होता है। अगर बेटा प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट दे रखा है तो इट इज ऑब्वियसली 1/4 ऑफ सेल प्राइस। अब यानी कि बेटा यहां पर मेरा जो जीपी होगा वो कितना होगा? सेल का 1/4 होगा। ठीक है जी, सेल मेरे पास है। क्वेश्चन ने कहा कैश सेल्स इतनी, क्रेडिट सेल्स इतनी। भैया मुझे टोटल सेल्स चाहिए, कंफ्यूज मत करो मुझे। मेरे पास टोटल सेल कितनी है? 1 लाख की है। 1 लाख का 1/4 यानी कि जीपी कितना आ जाएगा बेटा? 25,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब बेटा मुझे लगता है सफिशिएंट इन्फो है, आराम से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है। चलो जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैंने लगभग सब कुछ कैलकुलेट कर दिया जो करना चाहिए था। एक काम करते हैं बेटा, यही फॉर्मेट को मैं इस्तेमाल कर लेता हूं और यहीं से ही क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है जी, टीचर होने का बेटा ये तो फायदा है, स्टूडेंट नहीं कर सकते ऐसे, टीचर को सब अलाउड है बेटा। लो जी, क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक दिया मुझे 20,000, कैश सेल 60,000, उधार सेल 40,000। मुझे क्या करना? क्रेडिट, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का मुझे टोटल सेल्स चाहिए। सेल्स मतलब सेल्स चाहे कैसे की हो बेटा। मेरे पास सेल कितनी है? 1 लाख रुपए की है। आगे बढ़ जाओ, परचेसेस कितनी है? 70,000 रुपए की परचेसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई हिंट नहीं है, एज्यूम इट टू बी 0। जीपी मैंने अभी निकाला बेटा, अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का 1/4 है, जो कि 25,000 रुपए आए। क्या चीज? नहीं, ऐसा गलत नहीं होता। अगर आप लिखना चाहते थे बाय कैश सेल्स 60,000, बाय क्रेडिट सेल्स 60,000 40,000, आप ऐसे भी लिख सकते थे, उससे कुछ गलत नहीं होता। तो बाबू 90,000 ये, 25,000 ये, यानी कि इस साइड का टोटल है 1,15,000 रुपए। यही टोटल को दोनों तरफ लिख दो, 1,15,000 को
इसमें से 1 लाख माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, आंसर आ जाएगा 15,000। आई होप बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, और इसके बाद में सीधा प्रॉफिट एंड 10 सॉरी इसके बाद में सीधा P&L अकाउंट पर शिफ्ट कर रहा हूं, जो सबसे काम की चीज अब बनेगी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट नेट सेल्स एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे क्या करना है? सेल्स निकालनी है और जीपी निकालनी है। मैं यही निकाल देता हूं बेटा, ठीक है। स्लाइड भी चेंज नहीं करेंगे, इसी स्लाइड पे कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन ने दिया कॉक्स और दिया जीपी। भैया कॉक्स में अगर जीपी जोड़ देता हूं तो सेल्स निकल जाती है मेरी। कॉक्स कितना है? 1 लाख। और देखो जीपी कैसे दिया, कल भी बोला था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जीपी क्या दिया? 1/5 ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स मतलब 1/5। ये 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100। इट इज 1/5 ऑफ सेल्स। अगर 1/5 ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट का कितना? 1/4 ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सेल ही बड़ी होती है। अगर ये 1/5 है तो यहाँ 1/4 ही तो होगा। अगर कॉस्ट का 1/4 है, कॉस्ट है 1 लाख, इसका 1/4 जीपी, तो सेल्स कितनी आ गई बेटा? 1.25 लाख रुपए। सेल भी कैलकुलेट हो गई मेरे पास जीपी भी कैलकुलेट हो गया। मुझे लगता है मैंने इनके मेथड से तो बहुत आसान किया है। सेल को एज्यूम कर रहे हैं 100, जीपी ले रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, इनसे तो बहुत ही आसान हमारा मेथड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो थोड़ी सी बात, ठीक है जी। सभी बच्चे बेटा मेरे साथ साथ थोड़ी सी बात लिख रहे हैं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत दिन से ना हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ साथ बनते हैं, ठीक है जी। किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज द क्रेडिट साइड। किसी भी अकाउंट में बेटा ईच साइड 4 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। क्योंकि यहां पर बेटा ना तो मुझे डेट की जरूरत, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन सब कुछ प्रिपेयर करने लगता हूं, और जेएफ का कॉलम हमें फर्स्ट डे से पता है कि वो यूजलेस है। तो सिर्फ 2 कॉलम का हम यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इन्हीं 2 कॉलम का हम यूज करके ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना सीख लिया बेटा, P&L अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, शुरू की जो 5 आइटम थी मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। क्या लिखता हूँ जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है? क्या लिखता हूँ उस पर? फिर क्या लिखता हूँ जब जीपी आता है? तो नहीं, जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो क्या लिखता हूँ? टू ग्रॉस प्रॉफिट। आगे क्या लिखता था इसके? वेरी गुड, लिखता था टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे लिखा करता था मैं, है ना। और अगर लॉस आ जाता तो इसी अकाउंट में तो लिख देता बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे लिखा करता था। अब बेटा मैं चाहे ये ग्रॉस प्रॉफिट आया चाहे ये ग्रॉस लॉस आया, ऑब्वियसली दोनों में से एक आएगा। दोनों कैसे आ सकते हैं? इसको P&L अकाउंट में लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने लिखा कि मैं तुझे P&L अकाउंट में लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊं P&L अकाउंट में। अब जब मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इसको लेकर जाऊंगा, इसकी 2 शर्तें हैं। ये बात मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से बोलता आ रहा हूं, जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है तो 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती है। पहली शर्त, साइड बदल दो। अगर यहां पर मान लो मैं मान लेता हूं कि जीपी ही है, तो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, साइड बदल दूं। अगर इसको P&L अकाउंट में लेके जाना है तो यानी कि कहां लेके जाऊंगा? बाय साइड में। अगर ये 2 साइड में लिखा है तो पहले तो साइड बदल दो। मैं आपको ये भी बता देता हूं स्ट्रिक्ट एडवाइस, जहां आपने टोटल किया है बिल्कुल उससे अगली लाइन में लिख देना बेटा, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना।
ठीक है जी। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने की दो शर्तें हैं, साइड बदल दो, बदल दी साइड। दूसरी बात, किसके नाम से जाएगा, ये अपने अकाउंट के नाम से जाएगा। जीपी जो था ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट था, जीपी हो या जीएल हो, ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो जाना क्या चाहिए, हम लिखेंगे यहां पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, एक प्रथा चलती आ रही है, कोई नहीं लिखता बाय ट्रेडिंग अकाउंट, सब लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं अकाउंट वाइज बोलूं तो ये गलत है। पर अगर क्योंकि प्रथा चलती आ रही है, प्रिजम्पशन चली आ रही है, आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखोगे तो बिल्कुल ठीक होगा, कोई नहीं काटता बेटा। फिलहाल मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। सेम वे, अगर ये ग्रॉस लॉस होता एक अकाउंट से जाने की दूसरे अकाउंट में शर्तें, टू क्या लिखता, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि नाम अकाउंट का आएगा, इस नाम से नहीं जाएगा। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय टू ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब आगे बढ़ जाए, सुनना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। क्रेडिट में क्या जाती है बेटा, इनकम्स, गेन्स। डेबिट साइड क्या जाते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस। अब बेटा डेबिट साइड में खर्चे और लॉसेस जाते हैं। मैंने कुछ खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए थे, अब कुछ खर्चे मैं यहां दिखाने जा रहा हूं। फिर भी बता देता हूं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे हमने, और वो सिर्फ 9 थे बेटा, सिर्फ 9, यहां 90 भी कम है। इसी वजह से बेटा मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट रट डालो, बाय हार्ट लर्न कर दो, बाय हार्ट लर्न कर दो इसको, क्योंकि ये सिर्फ 9 है। अब इन 9 में से कुछ ना आए पेपर में, समझ जाना वो पीएनएल अकाउंट का खर्चा। लेकिन अगर इनको 90 को याद करने बैठोगे ना बेटा, तो अगले 90 और नजर आ जाएंगे किसी और कंपनी में। यानी कि बेटा ये लिस्ट एंडलेस है, ये खर्चों को याद नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत हाल में। तो आपको करना क्या है बेटा, इस 9 को बाय हार्ट लर्न कर देना है। बाकी सब हम क्या करेंगे, बाकी सारे खर्चे जो हमें समझ नहीं आएंगे वो पीएनएल अकाउंट के खर्चे। मैं एग्जांपल तो दूंगा ही, पीएनएल अकाउंट बनवाऊंगा तो है ही, लेकिन फिर भी बेटा मैंने बात समझा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा सभी ऑनलाइन व्यूअर जो भी देख रहे हैं, अब उनसे मेरा एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि डायरेक्ट खर्चे हम यहां लिखते थे और दो खर्चे हम यहां लिखते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले खर्चे, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दो तरीके के खर्चे मैंने और बोले थे। ठीक है जी, वो दो तरीके के खर्चे आप सब कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे पता लगना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हो। प्रकाश भाई मुझे बता देना जब ये रिप्लाई करें। ठीक है जी, एक तो जाने चाहिए डायरेक्ट खर्चे, अगर डायरेक्ट खर्चे यहां जाएंगे तो पीएनएल में क्या जाएंगे, इनडायरेक्ट खर्चे। दो और खर्चे मैं यहां बोल रहा हूं बहुत दिनों से, कौन से दो और खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, वेट कर रहा हूं मैं आप सबके रिप्लाई की। ट्वेंटी 29। वेरी गुड बेटा, मेरे पास रिप्लाई आया है एक बच्चे का, ये खुशी का रिप्लाई है कि परचेज के एक्सपेंसेस यहां जाएंगे और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस यहां जाएंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, एज वेल एज फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से खर्चे जाएंगे बेटा, अगर यहाँ परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे जाएंगे तो यहाँ हमेशा सेल्स के खर्चे जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ फैक्ट्री के खर्चे जाएंगे तो यहाँ ऑफिस के खर्चे चले जाएंगे। ठीक है जी, अभी बेटा खर्चों की लिस्ट भी बनानी है, इनकम की लिस्ट भी बनानी है, अब सब देखते चलो। भव्य ने भी सही बताया, हार्दिक ने भी सही बताया, शिवम ने भी सही बताया। चलो जी ठीक है भैया, पता लगता है कि पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से। तो बेटा डायरेक्ट खर्चे यहाँ, इनडायरेक्ट यहाँ, परचेज प्रोडक्शन यहाँ, सेल्स के खर्चे यहाँ, फैक्ट्री के खर्चे यहाँ, ऑफिस के खर्चे यहाँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा हम लिखना शुरू करेंगे इनकम स्कोप की, एक के बाद एक इनकम दिखाते चले जाएंगे।
ठीक है जी। अभी तक मैंने एक भी इनकम नहीं लिखी, ठीक है जी। यहाँ क्या लिखा था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और कोई भी इनकम नहीं लिखी। तो अभी मैं पहले सारी इनकम लिखूंगा, फिर खर्चों की लिस्ट बनाते हैं बेटा। सबसे पहले इनकम लिखेंगे, मैं बहुत काम की बातें करने जाऊंगा यहाँ पर बेटा। सबसे पहले हम इनकम लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। जब भी रिसीव्ड लग जाए, ये तो बात क्लियर है ना कि इनकम है, ठीक है जी। रेंट रिसीव किया मैंने, ठीक है जी, और बिजनेस चला रहा हूं, कभी हो सकता है कि कमीशन रिसीव हो जाए, तो बेटा बाय कमीशन रिसीव्ड, अगेन पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, इनकम है मेरी। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूं बेटा, जो चीजें जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती थी वो यहां पर भी क्रेडिट होती चली जा रही है। जो चीजें जर्नल एंट्री में डेबिट होती थी वो सब डेबिट होती ही चली जाएंगी। आप सोच लो, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां दिखाया। इसके अलावा भी मेरी बात खत्म नहीं हुई बेटा। बाय बैड डेट रिकवर्ड, बाय बैड डेट रिकवर्ड। याद करो बेटा, बैड डेट रिकवर्ड की हम एंट्री क्या करते थे, हमने एंट्री क्या की है बैड डेट रिकवर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कहां था जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड। आज भी बेटा क्रेडिट साइड नहीं है, ठीक है जी। अब मैं सबसे काम की बात लिखूंगा, इससे मजा आ जाएगा। जब तक वो चैप्टर चल रहे थे ना, कुछ चैप्टर है बेटा, अभी मैं बात करता हूँ किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं फुली एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था आपको चीजें। और मैं आपको यही कह रहा था, एक बार फाइनल का सिलेबस आने दो बेटा, सब मजा आ जाएगा, सब लिंक्ड हो जाएगा। जितना पुराना है ना जो लिंक नहीं हुआ आज तक, आज वो सारी बातें लिंक होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं एक बात लिखता हूं, बहुत मजा आएगा इससे। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा, अगर खुद सोचो, अगर मैंने कोई एसेट्स बेची और बेचने पे मुझे मुनाफा हुआ, इनकम है। कहां जानी चाहिए इनकम, क्रेडिट साइड जानी चाहिए, तो क्रेडिट साइड ही है। अब मैं याद करा देता हूं, ये कहीं और भी आया था। कहां आया था थोड़ा सा ये समझना। कभी ना हम ना बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया करते थे, है ना। कभी मशीन अकाउंट बनाया करते थे बेटा। हमने ना मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीन अकाउंट की चर्चा की थी बेटा वहां पर। अभी मशीन अकाउंट पे बात करता हूँ थोड़ी सी। याद करो बेटा, मैं मशीन खरीदता था, लिखता था टू बैंक अकाउंट, ठीक है, डैप लगाता था बैलेंस सीडी, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, डैप लगाता था बैलेंस सीडी, यही करता रहता था। वहां पर याद तो आ रही होगी बात की मैं, हम ये करते थे। अच्छा, अगर किसी साल मशीन बिक जाए तो क्या होता था, मान लो इस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000, आज ये मशीन बिक गई, क्या करता था बेटा, तीन चीजें जनरली आ जाती थी। एक डेप्रीसिएशन, दूसरा बाय बैंक कितने रुपए की बिकी है, तीसरा प्रॉफिट या लॉस। याद आ रही है बात। अगर बेटा प्रॉफिट होता था तो टू साइड लिखते थे, और याद करो लॉस होता था बाय साइड लिखते थे। और मैं पता क्या कहता था लिखने को, बेटा बुक को मत देखो, ये तो लिखते हैं टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मैं आपको कहता था बेटा एक ही टर्म लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आ रही है बात। और अगर गेन होता था तब भी बेटा यही कहता लिखने को, लिख दो बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा यही कहता था बेटा कि यही लिख दो, कहता था बेटा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था अगर प्रॉफिट है मशीन बेचने पर तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ, और अगर लॉस है बेचने पर तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं। अगर इस अकाउंट से ये पीएनएल अकाउंट में जाना है तो कैसे जाएगा, साइड बदल दो, ये टू साइड लिखा है तो गेन कहां जाएगा, बाय साइड में जाएगा। वैसे तो नाम अकाउंट का आना चाहिए, लिखना चाहिए आपको टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना जी। लेकिन प्रिजम्पशन चली आ रही है, अगर आप ऐसे भी लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट तो भी गलत नहीं होगा। ये कुछ और नहीं है बेटा, बहुत दिन पुरानी बात, मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 1.5 से 2 महीने पुरानी बात आज लिंक हो रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है कि पक्का से। अब बेटा खर्चों की लिस्ट एंडलेस है, ठीक है ना। वैसे मैं ये भी बता देता हूँ, जर्नल एंट्री में जब जब मुझे लॉस का नाम नहीं पता होता था, मैं क्या कहता था, जब लॉस का नाम ना पता हो तो लॉस का नाम एक ही लिख देना, क्या, पी एंड एल अकाउंट।
पता है आपको, ऐसा मैं कहता था जब लॉस का नाम ना बताओ। जैसे कि बेटा किसी दौरान ना एक जर्नल एंट्री आई थी, मुझे आज भी याद आती है, कि मैंने एक हॉर्स खरीदा 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, बाद में उसकी डेथ होगी और उसका कंकाल मैंने कारकसस बेच दिए बेटा 10,000 रुपए के। जब मैंने हॉर्स खरीदा था बेटा 1.5 लाख रुपए का, एंट्री क्या की थी? कोई सारी एसेट डेबिट होती है, हॉर्स तो एक एसेट है, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करी थी। और जब वो लाइफ स्टॉक रहा ही नहीं मेरा, 10,000 का बिका, तो क्या हुआ? जब भी एसेट बिजनेस से चली जाती है, क्रेडिट होती है, तो मैंने लिखा था टू लाइफ स्टॉक अकाउंट 1.5 लाख रुपए की एसेट खत्म होगी। कितने रुपए आए मेरे पास? सिर्फ 10,000। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बाकी 1,40,000 का क्या नुकसान हो गया? क्या लिखते थे हम बेटा? लॉस का नाम पता नहीं होता था हमें, क्या लिखते थे? क्यों लिखते थे? पता लग रहा है बेटा? क्योंकि चाहे कोई खर्चा हो दुनिया का, चाहे दुनिया की कोई इनकम हो, देखो नोइंग खर्चे जा सकते हैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी सब खर्चे और इनकम कहां जाएंगे? सिर्फ एक ही अकाउंट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं मैं, अब देख लो कहां कब करी थी जर्नल एंट्री बेटा, मई मंथ में कर रहे थे जर्नल एंट्री, ठीक है जी, मुझे क्लियर करने में नवंबर आ गई, ठीक है जी। भैया मैं क्या, कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो पहले दिन आपको ये बता दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज है, ठीक है ना। वहां अगर इन चीजों को उलझाएंगे, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना कम होता है कि सब खराब कर दोगे, अच्छा खासा आता हुआ भी खराब कर दोगे। तो बेटा इसी वजह से कहा जाता था, अगर कोई प्रॉफिट का नाम ना पता हो, किसी लॉस का नाम ना पता हो, सिर्फ एक काम तो कर ही देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देना। इनकम होगी तो भी वहां चल जाएगी, खर्चा होगा तो भी वहां चला जाएगा। आई होप अब ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब रही बात बेटा खर्चों की लिस्ट बनाने की, खर्चों की लिस्ट बेटा एंडलेस है, एंडलेस। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 20, 25, 30 खर्चे लिख दूं, ठीक है। तो मैं खर्चे लिखना शुरू करता हूँ। पहले काम करते हैं बेटा, ये जो मैंने 6 इनकम लिखी ना, इनसे ही रिलेटेड खर्चे लिखते हैं, उल्टा करते हैं इनका। जैसे रेंट रिसीव, तो टू रेंट पेड या टू रेंट, ठीक है जी। तो कमीशन, अगर मैंने किसी को कमीशन दी है तो भैया मेरा फिर भी नुकसान, मेरा फिर भी खर्चा। अगर मैंने इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट पेड या टू इंटरेस्ट, सेम वे टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनकम, डिस्काउंट अलाउड मेरे खर्चे हैं। टू बैड डेट, टू बैड डेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये कहां से आ रहा है बेटा? मैं यहीं से आ रहा है, ये था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब डेप्रीसिएशन चैप्टर कर रहे थे, मशीन अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें साइड बदल दो। अगर ये बाय में है तो ये कहां जाएगा बेटा? टू में ही जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? लिखने शुरू करूं और कब से 6 तो यही हो गए बेटा। इसके बाद तब भी बात करी थी जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अगर फर्स्ट वर्ड सैलरी है तो सैलरी हमेशा ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दी जाती है। तो बेटा ऑफिस के खर्चे में यहां लिख रहा हूं, फैक्ट्री के ऊपर, ऑफिस के नीचे, ठीक है जी। प्रोडक्शन और परचेज के ऊपर, सेल्स के खर्चे नीचे, ठीक है जी। बाबू अगर वर्ड पेपर में आ जाए सैलरी एंड वेज या वेज एंड सैलरी, तो ध्यान रखना बेटा सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहला वर्ड सैलरी है तो ऑफिस का खर्चा मानते हुए P&L अकाउंट, अगर पहला वर्ड वेजेस है तो फैक्ट्री का खर्चा मानते हुए ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे की? कोई पूछना चाहे कुछ पूछ सकता है, 1 मिनट रुक रहा हूं मैं। कोई भी प्रॉब्लम है किसी बच्चे की बेटा टाइप कर दो, बता दो मुझे, कोई भी दिक्कत लगे अभी तक। चलो जी, मुझे लगता है शायद किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़ा सकते हैं बात को। तो बेटा सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, सेल के भी कुछ खर्चे लिख देता हूं, जैसे कि एक टर्म आ सकती है कैरेज ऑन सेल्स। मैं बेटा खर्चों के नाम सिर्फ बोलूंगा, लिस्ट नहीं बना रहा बेटा। एक खर्चा आ सकता है टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू कन्वेंस एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड,
carriage outward, freight on sale, carriage on sale, to depreciation, to legal fees, to auditing charges, ठीक है, the list is endless। मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ 100 खर्चे हो सकते हैं और मेरे 100 लिखवाने के बाद भी 10 और रह सकते हैं। कुछ लोग देते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, पता नहीं कौन कौन से खर्चों के नाम दे देते हैं जो आपने सोचे भी ना हो। लेकिन बात फिर घूम फिर के एक ही है बेटा, अगर ये 9 खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं ये याद रख लिए तो बेटा कोई भी दिक्कत दूर से दूर तक आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वही बेटा जो हर अकाउंट क्लोज करते टाइम करते हैं, बैलेंसिंग। करे बैलेंसिंग बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए वही सब करेंगे जो पहले करते आए हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे इन रफ। रफ में दोनों साइड का टोटल कर देना, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ चिपका देना। अगर बेटा मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, मान लो इस साइड का टोटल है 2 लाख और इस साइड का टोटल है 1.5 लाख रुपए, तो बेटा मैं लिखूंगा दोनों तरफ 2 ही लाख, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखूंगा। इस तरफ बैलेंस है 50,000 का, इस बैलेंस का नाम लिख दूंगा। अब बताओ प्रॉफिट होना चाहिए लॉस? प्रॉफिट होना चाहिए नाम या लॉस? ये तो बता सकते हो कि 50,000 में प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, जो आएगा वो प्रॉफिट ही होगा ना। क्रेडिट साइड में क्या दिखा हुआ है, पढ़ो तो सही, इनकम और गेन से तो दिखाया हुआ है। अगर मेरी इनकम और गेन खर्चों से ज्यादा है तो प्रॉफिट ही तो है। बस इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। सेम वे अगर बेटा यहां 2 लाख होता, यहां 1.5 लाख होता तो 50,000 का बैलेंस यहां होता। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाय नेट लॉस। ठीक है जी, तो बेटा ये है नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट लॉस। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट आता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। कोई दिक्कत अभी तक किसी भी प्यारे बच्चे की तो पूछ सकता है, नहीं तो बेटा मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर कोई पूछना चाहे कुछ भी तो पूछ सकता है बेटा। चलो जी प्यारे बच्चे, बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 11, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से। आपके लिए होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क है 11, वो करके आए। आज मैं इसकी चर्चा करूंगा और वाइंड अप कर देंगे इसको पढ़ते। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और मुझे गिवन क्या है, डेटा देखो भैया, भर भर के डेटा पढ़ो बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट 10,52,500। आपको भी पता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत ही 2 चीजों से होती है, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तीसरी चीज ही नहीं हो सकती। तो बेटा शुरुआत मुझे पता है मुझे कहां से करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, पढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ ना आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होंगी, ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली कंफ्यूजन ट्रेड एक्सपेंसेस, बच्चा बहुत परेशान होता है, पता नहीं भैया आप दिमाग में कहां से मिथ लाते हो ये। बच्चे कहते हैं अच्छा ट्रेड एक्सपेंसेस, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट से इसका कोई लेना देना है? अरे दोनों वर्ड अगर ट्रेड से स्टार्ट होते हैं इसका मतलब ये नहीं ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यापार के खर्चे। आपको किसने कह दिया ये फैक्ट्री का खर्चा है, या आपको किसने कह दिया परचेस प्रोडक्शन का खर्चा है? या तो अगर बताना होता तो तू बताता, अगर तूने दिया ही नहीं, सिर्फ व्यापार का खर्चा बोल दिया, ट्रेड एक्सपेंस बोल दिया, जब तक कुछ नहीं कहेगा, जब तक वो 9 खर्चों में तेरा नाम नहीं आ जाएगा, मैं तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये खर्चा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैरेज ऑन सेल्स, सेल्स के खर्चे वैसे भी पी&एल अकाउंट, तो ये भी खर्चा पी&एल अकाउंट। ऑफिस की सैलरी पी&एल अकाउंट, पोस्टेज पी&एल अकाउंट, ऑफिस रेंट पी&एल अकाउंट, लीगल चार्जेस पी&एल अकाउंट, ऑडिट फी पी&एल अकाउंट, डोनेशन पी&एल अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस पी&एल अकाउंट। अभी तक कोई दिक्कत? सब खर्चे पी&एल अकाउंट। बढ़े आगे,
बेटा डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग मतलब पी एंड एल अकाउंट, लाइटिंग, अब काम की बात। बेटा मैंने ना वहां पर वर्ड लिखवाया हुआ फैक्ट्री लाइटिंग, मैंने वर्ड लाइटिंग नहीं लिखवाया हुआ कभी भी। या तो तू बता कि फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई है, अगर तूने नहीं बताया तो उन्हें सिर्फ लाइटिंग वर्ड दिया, मैं कहा दिखाऊंगा पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि ऑफिस में भी तो लाइट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा ऑफिस में यूज हुई। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड स्पर्श इनकम है, इनकम कहां जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, कहां जाएगी, लेकिन ये क्रेडिट साइड में जाएगी, अभी तक सारे खर्चे थे सब डेबिट साइड में दिखा। कमीशन रिसीव्ड कहां जाएगी, ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स, नुकसान है, सारे नुकसान डेबिट साइड, तो पीएनएल के डेबिट साइड। डिस्काउंट क्रेडिट, अब सबसे काम की बात करता हूं आपसे। देखो बेटा डिस्काउंट ना हमने दोनों पढ़ी है, एक डिस्काउंट अलाउड जैसी भी डिस्काउंट है जो जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, अगर जर्नल में डेबिट होती है तो अकाउंटों में भी डेबिट होती है, और एक हमने डिस्काउंट रिसीव्ड भी पढ़ी है बेटा, जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है तो हर अकाउंट में भी क्रेडिट ही होगी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपके साथ ऐसे ही कर दे, लिख दे डिस्काउंट और ये भी लिख दे क्रेडिट, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। वो पता क्या कहना चाह रहा है कि ये डिस्काउंट क्रेडिट वाली है, क्रेडिट में ही रखना। भैया अगर तो खुद ही बता रहा है क्रेडिट और डेबिट, तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि कौन सी डिस्काउंट होगी, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगी, इसने खुद ही बता दिया कि डिस्काउंट क्रेडिट है, अगर क्रेडिट है तो कहां रह जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में ही रह जाएगी, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देना। इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का खर्चा। स्टेबल एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का खर्चा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का खर्चा। मैं आप सबको बता देता हूं बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कहीं चिपकाना ना इसको फटाफट से, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अच्छा जी वही होगा, मैंने मास्टर वर्ड इंपोर्ट ड्यूटी लिखवाया हुआ है, तो कोई जल्दी का स्कोप नहीं है यहाँ पर कि जल्दी के हमारे क्वेश्चन गलत कर दिया। कहाँ जाना चाहिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस इनकम है तो इनकम कहां जाएगी, ऑन द क्रेडिट साइड। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500, कोई खर्चा भैया अगर उन 9 में तेरा नाम नहीं है तो पीएनएल अकाउंट का खर्चा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट का खर्चा है। अच्छा क्रेडिट साइड में ना अभी तक मैंने देखा तीन ही चीजें गई, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जो मैं ब्रॉट डाउन करके लाऊंगा, दूसरा डिस्काउंट, अच्छा कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट क्रेडिट और मिसलेनियस इनकम, टोटल 4 हो गए अगर ग्रॉस प्रॉफिट को भी काउंट कर ले। ठीक है, बाकी सारे खर्चे कहां हैं, ऑन द डेबिट साइड। ये देखो सोल्यूशन, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट, 3 इनकम यहां पर है, बाकी सारे खर्चे मैंने कहां तक दिखा दिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब क्या क्या होगा, मैंने हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, और ऑब्वियसली बेटा हाईएस्ट ना इस साइड का आ रहा होगा, ये दोनों तरफ लिखा, जो भी माइनस करके आया ये है मेरा नेट प्रॉफिट। आगे एक टर्म लिखी है बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब बता। ठीक है जी, अभी आप सिर्फ इतना ही लिखना, टू नेट प्रॉफिट। रखते हैं हम आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, अभी 10 से 15 मिनट के बाद बीएसटी की क्लास शुरू करेंगे। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 11, घर पर बैठे हुए 15 मिनट में तो क्वेश्चन 11 हो सकता है, क्वेश्चन अभी निपटा लो बेटा, बाकी मेरी तरफ से कोई और होमवर्क नहीं है। बाय बाय।